अच्छा जी, आज हमने स्टार्ट करना है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ये जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस वीडियो को, वो सीरीज़ है चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो चैप्टर है क्लास 9th केमिस्ट्री का न्यू सिलेबस का। तो हम वो पढ़ रहे थे, तो उसी तसलसल में आज हम नेक्स्ट टॉपिक बोहर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। ये सफ़ा नंबर 21 पर मौजूद है। और बोहर ने, जैसे पहले जॉन डाल्टन का जिक्र किया था, जॉन डाल्टन ने एटॉमिक मॉडल पेश किया था। इसी तरह से उसके बाद जो है वो हमने रदरफोर्ड का नाम सुना। रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया था। और फिर बोहर ने उसके बाद, जो बोहर जो था वो रदरफोर्ड का ही शागिर्द था, उसका स्टूडेंट था, उसके पास पढ़ता था। और वो इस तरह से तो शागिर्द नहीं था कि जैसे क्लास में शागिर्द होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, बल्कि वो बाकायदा उसने पीएचडी की हुई थी और वो फर्दर स्टडी के लिए रदरफोर्ड के पास आया हुआ था। और रदरफोर्ड ने अपना मॉडल पेश कर चुका था, लेकिन उसको कुछ मसाइल का सामना था, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो वो उनके जवाबात नहीं दे सका। तो बोहर जो था, इसका एक एडवांटेज था कि इसने क्वांटम फिज़िक्स, जो कि जर्मन साइंटिस्ट मैक्सवेल प्लैंक जिसने अपनी क्वांटम थ्योरी पेश की थी, ये उसने पढ़ी हुई थी, रदरफोर्ड ने नहीं पढ़ी हुई थी। तो उसकी बेस पर जब उसने एटम की स्ट्रक्चर को स्टडी करना शुरू किया, तो वो उसने उन सवालात के जवाब भी दे दिए जो रदरफोर्ड नहीं दे सका। तो इस लिहाज से उसकी थ्योरी जो है वो रदरफोर्ड की थ्योरी से ज़्यादा एडवांस थी, अपने ज़माने के हिसाब से ज़्यादा काबिल कबूल हुई। तो इसको हम आज देखते हैं कि उसमें क्या एटम के क्या तसव्वुरात थे एटम के बारे में बोहर के मॉडल में। सो इन 1913 नील्स बोहर 1913 में नील्स बोहर ने प्रपोज्ड एक मॉडल तजवीज़ किया फॉर द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन को इसलिए लेते थे कि क्योंकि ये सबसे सादा है, इसको बयान करना, इसकी तशरीह करना ज़्यादा आसान है। जो दूसरे एटम हैं उनके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, तो उसकी वजह से वो थोड़ा पेचीदा हो जाता है। तो हाइड्रोजन को की वजाहत करना ज़्यादा आसान है, विच इज़ कॉल्ड बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोहर ने हाइड्रोजन के ऊपर काम किया और अपना मॉडल पेश किया। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, द इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इन स्पेसिफिक पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स और शेल्स। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये बात तो रदरफोर्ड के मॉडल में भी थी। रदरफोर्ड ने भी कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे हैं, और बोहर ने भी कहा फ़र्क क्या है। तो रदरफोर्ड ने यह कहा कि जिस तरह से प्लैनेट्स सन के गिर्द घूम रहे हैं, इसी तरह से उनके भी अपने ऑर्बिट्स हैं और वो घूम रहे हैं। तो लेकिन इसने जो कॉन्सेप्ट पेश किया ना ऑर्बिट या शेल का, इसमें ख़ास बात जो है वो आगे आएगी, वो हम वहीं पर डिस्कस करेंगे। कि इसने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट या किसी शेल में या किसी मदार में, जिसे उर्दू में हम कह सकते हैं, घूम रहा है, वहाँ पर उसकी एनर्जी जो है वो फ़िक्स है। जब तक वो इलेक्ट्रॉन अपने मदार में मौजूद है, उसकी एनर्जी ना उसमें से निकलेगी, ना उसमें जज़्ब होगी। इसकी मिसाल आप ले सकते हैं, जैसे 2-3 मंजिला मकान हो, तो हम पहली मंजिल पे जब जाके खड़े होते हैं तो हमारे अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। पोटेंशियल एनर्जी आपने फ़िज़िक्स में पढ़ी होगी कि उसका अंदाज़ा भी आप ले सकते हैं। आप कोई चीज़ है, आपके हाथ में पेंसिल है, पेन है, आप उसको ऊंचा हाथ करके ऊपर से छोड़ेंगे तो उसके अंदर एनर्जी थी, इसी वजह से वो नीचे गिरी है। तो वो उसके अंदर जो एनर्जी, जो उसकी ऊंचाई की वजह से उसके अंदर आ जाती है, वो कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। तो पहली मंजिल पर हमारी एनर्जी और होगी, दूसरी मंजिल पे चले जाएंगे तो वहाँ और होगी। इसी तरह उसने बताया कि जो शेल है उसकी अपनी एक फ़िक्स एनर्जी है। तो उसने जो उसका रास्ता था इलेक्ट्रॉन का, उसको ऑर्बिट या शेल का नाम दिया। व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज़ रिवॉल्विंग इन वन ऑफ दीज ऑर्बिट्स, जब इलेक्ट्रॉन
किसी इनमें से किसी एक मदार में घूम रहा होगा, इट्स एनर्जी इज़ फिक्स्ड, उसकी एनर्जी फिक्स होगी यानी तब्दील नहीं होगी। आल्सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज़ प्रेजेंट इन द ऑर्बिट विच इज़ क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, जितना न्यूक्लियस के करीब वाले मदार में होगा इलेक्ट्रॉन, उसकी एनर्जी कम होगी। इट्स एनर्जी इज़ मिनिमम, सबसे कम होगी। एंड इट इज़ कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम, यानी इलेक्ट्रॉन जब सबसे पहले मदार में, सबसे करीब वाले मदार में न्यूक्लियस के होगा तो वो उसकी एनर्जी सबसे कम होगी और हम उसे कहेंगे ग्राउंड स्टेट, यानी वो ग्राउंड पर है। जैसे हम अपने ग्राउंड लेवल पे, घर के अंदर भी ग्राउंड लेवल पर हैं, तो हमारे अंदर पोटेंशियल एनर्जी नहीं है बनिस्बत ग्राउंड के। गड़ा अगर होगा तो ज़ाहिर है उसके हिसाब से तो हमारे अंदर फिर भी एनर्जी होगी, गड्ढे में छलांग लगाएंगे तो हम गिर जाएंगे उसके अंदर। तो बहरहाल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट शेल, तो हम उसे कह सकते हैं कि वो ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड लेवल पर है। द ऑर्बिट्स दैट आर फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो इसको आप समझने के लिए, क्योंकि एटम हमें नज़र नहीं आता, तो ये हमें अपने जहन में तसव्वुर बांधना पड़ेगा। जितना आपका तसव्वुर मजबूत होगा, याद रखें, उतना आपको कॉन्सेप्ट इसका लेने में और समझने और फिर याद रखने में चीज़ आसानी हो जाएगी। तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं एक 2-3 मंजिला इमारत के साथ, ठीक है। तो वो बता रहे हैं कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले शेल से दूसरे शेल में जाएगा तो उसकी एनर्जी जो है वो उस दूसरे शेल की एनर्जी चूँकि ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को भी के अंदर भी एनर्जी, जब तक उसको इतनी एनर्जी ना मिले वो दूसरे शेल में जा नहीं सकता। हमारी भी मिसाल ऐसे ही है। हम पहली मंजिल पे चढ़ना है हमने घर की, तो सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए हमारे अंदर ताकत होनी चाहिए। जिसके अंदर ताकत होगी वही चढ़ सकता है। बुज़ुर्ग, ज़ईफ़ जो कमज़ोर है, ज़ाहिर है कि उसके लिए चढ़ना मुश्किल होगा, तो वो तो नहीं चढ़ सकेगा। वो कहेगा मुझे यहीं नीचे ही मुझे जगह दे दें। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी जब तक उसे एनर्जी नहीं मिलेगी, वो एनर्जी जो है वो आम तौर पे, वो भी आगे ज़िक्र आएगा कि वो किस फॉर्म में होती है। वो शुआओं की शक्ल में भी हो सकती है, वो हीट की शक्ल में भी हो सकती है। एनर्जी की जितनी भी किस्में हैं, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन के अंदर जज्ब हो जाए तो वो फिर जंप करके दूसरे, तीसरे, आगे जितने भी उसके शेल एटम के होते हैं तो उसके अंदर वो जा सकता है, ठीक है। अच्छा, आल्सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज़ प्रेजेंट in the orbit which is closest to the nucleus, its energy is minimum and it is called the ground state of the atom. The orbits that are further away from the nucleus possess successively greater energy. तो जो ऊपर वाले ऑर्बिट हैं उनके अंदर सक्सेसिवली का मतलब है दर्जा बदर्जा। पहली मंजिल की एनर्जी ग्राउंड स्टेट से ज़्यादा होगी, दूसरी मंजिल की एनर्जी या दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी पहले ऑर्बिट से, या अगर मंजिल के साथ घर के हिसाब से हम कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों तरह से समझ सकते हैं। दूसरी मंजिल पे जो शख्स खड़ा होगा या जो भी चीज़ पड़ी है उसकी पोटेंशियल एनर्जी, उस केस में पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी, वो पहली मंजिल से ज़्यादा होगी। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में है उसकी एनर्जी पहले शेल से ज़्यादा होगी, तीसरे शेल वाले की एनर्जी दूसरे और पहले शेल से ज़्यादा होगी, ठीक है, पहले शेल और दूसरे शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन से। The orbits that are further away from the nucleus possess successively greater energy. The electron is not allowed to occupy a space in between the orbits. अच्छा, अब ये भी उसने बात उस ज़माने के हिसाब से उसकी ठीक थी कि इलेक्ट्रॉन दरमियान में कहीं नहीं पाया जाएगा। वो एक ख़ास जगह है, एक ख़ास फासला है न्यूक्लियस से, जो शेल की को जो है ना, उसकी शेल उसका रास्ता जो है मुतय्यन करता है, दरमियान में नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर पहला शेल है वो न्यूक्लियस से एक ख़ास फासले पर होगा, उसकी अपनी एक मेजरमेंट है, एक अपनी लेंथ है, एक अपना फासला है। इसी तरह दूसरा शेल जो है उसका भी न्यूक्लियस से फासला और पहले शेल से फासला वो भी फ़िक्स है। अब इन दोनों शेल के दरमियान जो है किसी जगह पर वो इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, या पहले शेल में जाएगा या दूसरे में जाएगा, ये वो बात बता रहे हैं। और पहले और दूसरे शेल की एनर्जी फ़िक्स है। Since electron present in each shell has a fixed energy, these shells are also named as energy levels. तो शेल के अब देखें 3 नाम बन गए, एक है ऑर्बिट, एक है शेल और एक है एनर्जी लेवल। क्योंकि एनर्जी के साथ इसका ताल्लुक है इसलिए उसे हम एनर्जी लेवल ही कह देते हैं। द शेल विच इज़ नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस इज़ कॉल्ड फर्स्ट शेल और के शेल,
पहले शेल को के शेल का नाम दे दिया जाता है, दे दिया गया उस ज़माने में, दे दिया, बस नाम रख दिया किसी ने, जैसे हमारा नाम किसी ने रख दिया बचपन से वही चला आ रहा है, इसी तरह इनका भी नाम के शेल है। एंड द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट हैज़ ए फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, और उसकी एक ख़ास एनर्जी है। हो सकता है के से कुछ बनता भी हो, के और ये जो दूसरे नाम हैं इन सब से कुछ ना कुछ हो सकता है, इल्म की कोई हद नहीं है, पता लगता है बाद में कि ये जो है किसी ज़ाहिर है किसी वजह से ही लिया होगा नाम उन्होंने, ऐसे ही तो नहीं ABC नाम रख दिया उन्होंने। तो के शेल फर्स्ट शेल को कहता है। सिमिलरली द सेकंड शेल विल आल्सो बी एट ए डेफिनेट डिस्टेंस, एक ख़ास फासले पर है होगा from the nucleus, which will of course be greater than the first shell, and electron present in it will also possess greater value of energy, एक ख़ास फासले पर होगा और उसकी एनर्जी भी पहले शेल से ज़्यादा होगी। Similarly electron may also be present in the third or higher shells, तो याद रखें सेकंड शेल का नाम L शेल है और थर्ड का M है, KLM, तो ये सिंपल ABC है, ये तो आपको नहीं भूलनी चाहिए। और तीसरा शेल जो है उसकी एनर्जी पहले दो से ज़्यादा होगी। ईच शेल इज़ फर्दर सब डिवाइडेड। अब ये यहाँ से थोड़ी सी पेचीदगी आती है, और ये कॉन्सेप्ट जो है ये बोहर ने ही बाद में मालूम किया कि सिर्फ़ एक शेल नहीं होता, वो एक रास्ता नहीं होता इलेक्ट्रॉन का, बल्कि वो एक समझें एक महल्ला है। जैसे एक कॉलोनी होती है, तो कॉलोनी में कोई शख्स रहता है तो हम उससे अगला एड्रेस भी तो पूछते हैं ना, कि कॉलोनी में तो नहीं, अगर वो कहता है मेरे घर आ जाएं, तो हम उससे कहते हैं कि कौन सी कॉलोनी में रहते हैं, पहले वो कॉलोनी बताता है, फिर हम उससे पूछते हैं कि उसके अंदर आपकी स्ट्रीट नंबर क्या है और हाउस नंबर भी बताएं ना, हम पूरी कॉलोनी को तो नहीं सर्च कर सकते, तो वो फिर हमें स्ट्रीट नंबर भी बताता है, ब्लॉक अगर होगा तो वो भी बताएगा, और इसी तरह एड्रेस, उसका कंप्लीट एड्रेस, आजकल तो गूगल मैप से वो पूरा एग्जैक्ट लोकेशन भी दे देते हैं, भेज देते हैं। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी जो है वो उस एक शेल में, शेल जो है समझें एक बड़ी जगह है, एक बड़ी कॉलोनी है, तो उसके अंदर छोटे छोटे उसके कंपोनेंट्स, उसके हिस्से बने हुए हैं, तो वो हिस्से क्या हैं, कहलाते हैं सब शेल कहलाते हैं, या उन्हें ऑर्बिटल्स का नाम भी दिया जाता है। और इनका एक बड़ा बुनियादी फ़र्क है जो मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा, ठीक है। पहले वो ये पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझा देता हूँ कि शेल और सब शेल में क्या फ़र्क है। द नंबर ऑफ सब शेल्स प्रेजेंट इन ए शेल इज़ इक्वल टू द वैल्यू ऑफ n फॉर दैट शेल। अब किसी भी शेल के अंदर सब शेल की तादाद, वो कह रहा है वो किसके बराबर है, वो n के बराबर है। n क्या है, n याद रखिए, इट इज़ द शेल नंबर। अगर हम बात कर रहे हैं शेल नंबर 1 की, तो उसकी n वैल्यू क्या कहलाएगी, 1। अगर शेल नंबर 2 की बात कर रहे हैं तो उसकी n वैल्यू होगी 2, ठीक है। और उसके अंदर वो ये बता रहा है कि अगर शेल नंबर 1 है तो उसके अंदर सब शेल की तादाद कितनी होगी, वो भी 1 होगी, n के बराबर ही होगी। अगर दूसरे शेल की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर 2 सब शेल होंगे या 2 ऑर्बिटल्स होंगे, ये बात बताना चाह रहा है। इट विल देयरफॉर हैव ओनली वन सब शेल विच इज़ कॉल्ड एस सब शेल। अब उस सब शेल का नाम भी बताया हुआ है, उस सब शेल को क्या कहते हैं, एस सब शेल। इसकी मैं आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगा और थोड़ा सा आपको आइडिया तो हो ना कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो वो नेट पे मिल जाती हैं, आपको नेट पे भी मिल जाएं, ख़ुद भी ढूंढ लेंगे, इससे अच्छी हो सकता है आपको मिल जाएं, लेकिन मुझे भी थोड़ा बहुत आपको समझानी है बात, तो मैं आपको कुछ थोड़ा सा तस्वीर भी इसकी दिखाऊंगा और इसका फ़र्क भी समझाऊंगा। There will be 2 subshells in second shell for n equal to 2, यानी दूसरे शेल के अंदर 2 किस्म के सब शेल पाए जाएंगे। याद रखें 2 किस्म के सब शेल हैं, ठीक है। दो ही सब शेल कह सकते हैं, लेकिन आगे उनकी फिर जो तादाद है वो मुख्तलिफ हो जाती है। टाइप्स की बात कर रहे हैं। देयर विल बी 2 सब शेल्स S एंड P, क्योंकि P जो है वो आगे फर्दर डिवाइडेड है, उसके भी मैं आपको समझाऊंगा कि वो कहलाता तो एक ही शेल है, लेकिन उसके भी 3 हिस्से हैं आगे, ठीक है। P के S का एक ही हिस्सा है, वो एक पर ही मुश्तमिल है। P जो है वो थोड़ा, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको आराम से ये चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे मैं समझा रहा हूँ वो अगर आप मेरी बात को गौर से सुनेंगे तो उम्मीद है आपको सारी समझ आ जाएगी। द सेकेंड शेल विल देयरफॉर हैव 2 सेट्स ऑफ सब शेल। सेट की बात कर रहे हैं ना, वो सेट से मुराद है टाइप, कि सेकेंड शेल में 2 किस्म के सब शेल होंगे। द थर्ड शेल हैज़ 3 सब शेल्स S, P एंड D, और फोर्थ शेल
के अंदर 4 किस्म के सब शेल होंगे, एस, पी, डी एंड एफ। अब याद रखिए ये एस, पी, डी एंड एफ क्या है, ये सब शेल्स या ऑर्बिटल्स की टाइप्स के नाम हैं, ठीक है। और इनकी अपनी अपनी शेप्स हैं, अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, और शेल में और सब शेल में क्या फ़र्क है वो हम अभी बात करते हैं। अभी आपने ये समझ लिया कि पहले शेल में एक किस्म के एक ही सब शेल होगा जिसको एस सब शेल कहते हैं। दूसरे शेल में 2 किस्म के सब शेल होंगे, एस और पी। तीसरे में 3 किस्म के, एस, पी और डी। चौथे में एस, पी, डी और एफ। ठीक हो गई, यहाँ तक बात मुकम्मल है। अगर आपको कोई बात ना समझ आए, कोई कन्फ्यूजन रह गई हो, मैं किसी चीज़ को ओवरलुक कर गया हूँ, तो आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं टाइप करके कमेंट्स में। आगे वो बता रहे हैं, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, द साइज़ ऑफ एन एटम इज़ सो स्मॉल दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी इट विद नेकेड आई। एटम इतना छोटा है कि हम उसे खाली आँख से नहीं देख सकते, यानी ऐसी आँख जिसकी हमने किसी शीशे से, लेंस से कोई मदद ना ली हो और ख़ाली आँख से देखें तो हमें तो बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, बल्कि अगर हम मदद ले भी लें तब भी नहीं समझ आएगी, क्योंकि जो हमारे स्कूल में माइक्रोस्कोप होती है, कॉलेज में, उससे भी एटम तो नज़र नहीं आएगा। हाउ एवर यहाँ पर लफ्ज़ लिखा है ट्रांजिशन, इसको ठीक कर लें, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ट्रांसमिशन लफ्ज़ है, ट्रांसमिशन, TRANS, ट्रांसमिशन, MISSION, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आप नेट पे भी जाके सर्च कर लें, गूगल में, आपको ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहीं नहीं मिलेगा। ट्रांसमिशन है, TEM उसका मुखफ़फ़ है, एब्रीविएशन। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन बी यूज टू सी एटम्स। याद रखें, वो भी जो है उसकी इमेजेस भी आपको नेट पे मिल जाएंगी, यानी उस माइक्रोस्कोप से जब आप किसी चीज़ को देखें तो आपको उसके एटम तक भी नज़र आ सकते हैं। लेकिन याद रखें, वो भी इतना छोटा नहीं देख सकती कि हमें एटम के अंदर भी दिखा दे। बस बाहर से ऐसे हमें महसूस होगा, उसकी जो तस्वीर हमें इमेज मिलता है उस माइक्रोस्कोप का, कि कोई यहाँ पर छोटे छोटे ज़र्रात, डॉट हैं, और वो जो है वो ये कहा जाता है कि ये एटम की तस्वीर है। तो उसके अंदर क्या है, उसको देखने के लिए फिर और टेक्निक्स हैं। उसको देखना तो नहीं कहना चाहिए, उसके अंदर मालूम करने के लिए कि उसके अंदर क्या है और साइंसदानों को कैसे पता चला। तो किसी भी चीज़ को याद रखें, देखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आँख ही हो, और भी बहुत से तरीके हैं जिससे हम जान सकते हैं कि कोई चीज़ मौजूद है और उसकी क्या उसका वजूद वहाँ पर मौजूद है या नहीं है। तो इस तरीके से आप जो है वो किसी चीज़ का वजूद का पता लगा सकते हैं। आप सादा मिसाल ले लें, हवा है, हमें नज़र नहीं आती, लेकिन हमें कैसे पता है कि हवा है? ज़ाहिर है कि हम उसे महसूस कर सकते हैं, नज़र नहीं आ रही लेकिन उसकी आवाज़ भी हमें सुनाई देती है, उसको वो हमें महसूस भी होती है इसी तरह से। और हम सांस भी लेते हैं तो उसकी जो है वो हमें पता चलता है कि ये हवा मौजूद है। हवा ना हो तो हमें जो है वो हमारा सांस लेना मुश्किल हो जाए। तो इस तरह से किसी भी चीज़ को जानने के, याद रखें, कोई एक ज़रिया नहीं अल्लाह ताला ने बनाया, हमें बहुत सारे और भी हवास दिए हैं, अक्ल दी है। तो इस तरह से भी किसी चीज़ के वजूद का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अगले सफ़े पर चलते हैं जी। अभी मैं भूला नहीं हूँ, मैंने आपको सब शेल और शेल का फ़र्क भी बताना है और तस्वीरें भी दिखानी है, कि मैं ये चाह रहा हूँ कि हम ये टॉपिक को कर लें, उसके बाद फिर जो ये बुक कहना चाह रही है, बताना चाह रही है, तो उसके बाद हमारे ज़हन में जो सवालात रह गए जाएंगे वो भी हमें कवर करने चाहिए। और ये 2 बुनियादी सवालात कि वो सब शेल होता क्या है, शेल क्या चीज़ है, और उनका फ़र्क क्या है, और वो कैसे होते हैं, वो हमें पता होना चाहिए, तभी हमें टॉपिक भी समझ आएगा ना। तो शेल तो हमें नज़र आ रहा है, ये आप देखें इस सफ़े पर तस्वीर भी बनी हुई है। ये जैसे चाँद है वो हमारी ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, तो वो एक मदार में घूम रहा है, वो भी एक ऑर्बिट होगा उसका। हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है, वो भी उसका मदार है। तो यहाँ पर आप देखिए न्यूक्लियस दरमियान में है बोहर के मुताबिक, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके गिर्द इन दायरों में घूम रहे हैं, जिन्हें शेल का या एनर्जी लेवल का या ऑर्बिट का नाम उसने दिया। According to modern approach, electrons are like charged clouds. इलेक्ट्रॉन को जो जदीद तसव्वुर है उसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से हैं जैसे ये बादल हमारे सरों पर मंडला रहे हैं, और इसके अंदर भी चार्ज होता है, आपको पता है। इसीलिए जब ये बादल एक दूसरे के करीब आते हैं तो बिजली चमकती है और बड़े ज़ोर की हमें आवाज़ भी आती है।
तो वो चार्ज क्लाउड की तरह से होते हैं, हुज लोकेशन अराउंड द न्यूक्लियस कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, जिसको हम, हाँ यहाँ पर देखें ये चीज़ हमें समझा रहा है। जब किताब समझा रही है तो मुझे अपनी ज़रूरत नहीं है कि मैं आपको अलहदा से एक चीज़ समझाऊँ, तो ये फिर डुप्लीकेशन हो जाएगी। तो यहीं पे हमें फ़र्क भी समझ आ जाएगा। यहाँ इस पैराग्राफ में वो हमें शेल और सब शेल का फ़र्क बता रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि उस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के गिर्द हम लोकेशन यानी कहाँ मौजूद है हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। प्रिडिक्ट आपको याद है पहले भी लफ्ज़ आया था, पेशगोई नहीं कर सकते। हम नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन इस वक्त कहाँ मौजूद है, किस जगह मौजूद। विद 100% सर्टेनिटी, 100% यकीन के साथ हम नहीं बता सकते। ठीक है, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, याद रखें ये वो है। बोहर के ज़माने में ऐसी बातें नहीं थी। बोहर ने तो यही कहा कि वो ज़र्रे हैं और वो एक ख़ास शेल के गिर्द घूम रहे हैं, न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे हैं शेल्स के अंदर, और उसका कॉन्सेप्ट यहीं तक है। अब ये बोहर के बयान तो बुक वाला बोहर मॉडल कर रहा है, लेकिन उसने साथ ही हमें सब शेल का कॉन्सेप्ट भी बता दिया कि बोहर के ज़माने में ये कॉन्सेप्ट नहीं था। बोहर के ज़माने में ऑर्बिट या शेल तक का कॉन्सेप्ट था। तो ये कॉन्सेप्ट बाद में डेवलप हुआ है, लेकिन हमें इस फ़र्क को भी समझना ज़रूरी है। All we can say is that there is a certain probability. Probability का मतलब होता है इम्कान, यानी इस बात का इम्कान पाया जाता है कि of finding the electron at a certain probable distance from the nucleus, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द एक ख़ास फासले पर मौजूद होगा। इस वक्त वो कहाँ होगा वो हम नहीं कह सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि वो इलेक्ट्रॉन जो है, आपको पता है, वो बिजली किसी तेज़ी से, रोशनी किसी रफ़्तार के करीब जो है उसकी रफ़्तार है, और वो उसके गिर्द घूम रहा है, और इतने छोटे से फासले पर घूम रहा है। तो आप सोचें कि वो जिस तरह आप इसकी मिसाल ले लें, अब हमारे घर में पंखा चल रहा है छत का, या कोई भी पंखा चल रहा है, तो उसके पर जो हैं वो हमें नज़र नहीं आते। वो घूमते हुए जब वो घूम रहा है तो हमें वो एक बादल सा नज़र आता है। ठीक है, तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि इस वक्त जो है वो पर कहाँ पर, हालांकि वो तो बड़ी स्लो, इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में तो बहुत ही स्लो वो स्पीड से घूम रहा है, तो हम नहीं कह सकते। इसी तरह आप सोचें, इलेक्ट्रॉन जो इतनी बिजली किसी तेज़ी से घूम रहा है, तो हम कैसे बता सकते हैं? तो उसके लिए साइंटिस्ट ने कॉन्सेप्ट पैदा किया, कॉन्सेप्ट नया डेवलप किया कि ऑर्बिट जो है उसमें तो हम बता सकते हैं कि वो घूम रहा है। और एक मिनट मैं अपना ज़रा बंद कर लूँ ज़रा। जी सॉरी, मुझे बीच में कॉल आ गई थी। अच्छा, मैं बता रहा था कि एक मिनट होल्ड ही कर लें आप। जी, मैं ये बात कर रहा था, वो बीच में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई थी, माजरत। तो कि जो शेल है और जो सब शेल है, इसका फ़र्क यहाँ पर क्या समझ आ रहा है हमें कि शेल एक रास्ता है जिस पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है, लेकिन सब शेल जो है वो इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ चीज़ है। वो चूँकि उसने बताया कि अब वो जो रास्ता है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है, लेकिन हम उसके बारे में जो है वो यकीन के साथ नहीं कह सकते कि ये इस वक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है। तो साइंसदानों ने अपना दिमाग लगा के सोच के उन्होंने सोचा कि अच्छा, हम ये तो कह सकते हैं ना कि इस ख़ास एरिए के अंदर, एक इलाके के अंदर इलेक्ट्रॉन तो मौजूद है ना। तो उस इलाके का नाम उन्होंने सब शेल करार दे दिया या ऑर्बिटल करार दे दिया। ये उसका उन्होंने बुनियादी, तो शेल को उन्होंने सब शेल के अंदर डिवाइड कर दिया, और उनकी मुख्तलिफ़ शेप्स हैं। वो शेप भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी सादा मिसाल मैं आपको ये देता हूँ कि मिसाल के तौर पे आप इस वक्त अपने घर पे हैं, ठीक है, तो ये तो किसी को पता होगा, किसी को आपने बताया कि जी मैं घर पर हूँ, तो उसे यकीन हो गया कि आपने बताया मुझे और सच बताया कि आप घर पर मौजूद हैं। लेकिन क्या उसको ये तो पता नहीं लग सकता ना कि आप इस वक्त घर में कहाँ पर हैं? हो सकता है आप स्टडी रूम में स्टडी कर रहे हैं, या बेडरूम में हैं, या टीवी लाउंज में हैं, या अपने सेहन में हैं, या घर के बाहर गली में खड़े हैं। तो वो तो नहीं पता लगता ना। वैसे ही हम किसी को कोई पूछे कि आप कहाँ हैं, तो हम कहते हैं घर पे हैं, लेकिन घर की एग्जैक्ट लोकेशन तो हम उसे नहीं बताते, ना ही उसको पता लगती है। तो इसलिए जो है उन्होंने, साइंटिस्ट ने ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि
एक जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ख़ास एरिया के अंदर जो है वो उसका जो एरिया होगा उसको उन्होंने सब शेल का नाम दिया। तो ये आपको फ़र्क मैंने समझाना था। ये यहाँ पर भी उन्होंने बात यही की कि हम यकीनी तौर पर नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन इस वक्त इस पॉइंट पर मौजूद है। आगे उन्होंने एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी है, द लार्जेस्ट एटम सीजियम इज़ अप्रॉक्सीमेटली 9 टाइम्स, अप्रॉक्सीमेटली का मतलब होता है तकरीबन, सीजियम जो सबसे बड़ा एटम है पीरियोडिक टेबल में वो 9 गुना बड़ा है किससे, सबसे छोटा एटम कौन सा है, हीलियम। आप देखें ये भी एक जो है वो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपका एमसीक्यू भी आ सकता है कि सबसे छोटा एटम कौन सा है, हीलियम है। तो मेरे भी जहन में था कि हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन फिर मैंने सोचा तो मुझे समझ आई कि वाकई हीलियम ही होना चाहिए। वजह क्या है कि हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन है और 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो उनकी आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन की वो ज़्यादा होगी बनिस्बत हाइड्रोजन के जिसमें 1 प्रोटॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन है। तो उसका जो इलेक्ट्रॉन का फासला न्यूक्लियस से है वो ज़्यादा होगा। 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन आपस में ज़्यादा क़ुव्वत से खींचेंगे तो वो थोड़ा सा करीब होंगे। उसका जो उसमें भी एक ही शेल है, हाइड्रोजन में भी एक ही शेल है, तो ये हाइड्रोजन का एटम छोटा है। तो ये बता रहे हैं कि सीजियम का एटम 9 गुना ज़्यादा बड़ा है। In order to find the number of electrons which can be accommodated in these extra nuclear shells, अब ये जो शेल्स हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन के जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने उसमें डाले जा सकते हैं उसकी मिकदार का फार्मूला साइंटिस्ट ने डेवलप किया, तजर्बे से मालूम किया। तो उन्हें पता चला कि एक शेल में इतनी जो ये फार्मूला बता रहा है इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, इसके बराबर या इससे कम आ सकते हैं। और वो फार्मूला क्या है, 2n²। और n का मतलब हम पहले भी समझ चुके हैं, शेल नंबर होता है, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करके देखें, अगर n की जगह 1 रखें तो आप ये देखें कि क्या आंसर आता है। ये आगे लिखा हुआ है, एंड सो ऑन एंड दे रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ शेल्स। शेल्स हैव आल्सो बीन नेम्ड एज KLMN एंड सो ऑन। 7 किस्म के शेल हैं, अभी तक जितनी पीरियोडिक टेबल है उसमें याद रखें 7 शेल तक हो सकते हैं। उस जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो 7 तक आ सकते हैं। When the value of n is 1, it means first or K shell and the maximum number of electrons which can be present in this shell is 2 multiply 1 raised to the power 2 equal to 2। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो कभी भी आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखनी है या समझना है तो आपने उसको 2 से ज़्यादा पहले शेल में नहीं करना। 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, या 0 कोई भी इलेक्ट्रॉन ना हो, ये भी हो सकता है। K shell can however have less than 2 electrons और it may not have any electron, यानी उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन ना हो, ये भी हो सकता है। 1 हो, 2 हो, तीनों पॉसिबिलिटी, तीनों इम्कानात मौजूद। Similarly when n is equal to 2, it means second or L shell and the maximum number of electrons it can accommodate is 2 multiply 2 raised to the power 2। 2 का स्क्वायर लें, 2 का जब हम लेते हैं मुरब्बा जिसे उर्दू में कहते हैं स्क्वायर, तो 2 to the 4, 4 to the 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। फॉर 3 और M शेल इट कैन अकोमोडेट 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये फार्मूला भी इसी तरह बन सकता है, 2 की पावर 3 हो जाएगी, 2 का क्यूब ले लेंगे तो वो 8 होता है, 8 और नहीं सॉरी 3 का स्क्वायर लेंगे, 2n² फार्मूला है ना, 3 का स्क्वायर जो है 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 to the 18। अच्छा, उसके बाद इट कैन अकोमोडेट 18 इलेक्ट्रॉन्स एट द मोस्ट। दिस प्रोसेस विल गो ऑन अंटिल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम आर फिनिश्ड। तो ये प्रोसेस आपने कब तक करना है, जब तक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर जो है वो पूरे नहीं हो जाते। मसलन किसी एटम के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन है तो जाहिर है कि हमने 18 तक ही करना है ना, 18 से ज़्यादा तो नहीं करने। तो वो हमने पहले शेल में मसलन फ़र्ज़ करें 18 इलेक्ट्रॉन है तो पहले शेल में 2 आ जाएंगे इस फार्मूले के मुताबिक, दूसरे में 8 आ जाएंगे, तो कितने हो गए 10, और तीसरे शेल में 8 ही आ सकते हैं। वैसे तो तीसरे में 18 आ सकते हैं, लेकिन हमने तो 18 ही करने हैं ना टोटल, तो तीसरे में 8 आएंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे उसके।
वैसे उसमें 18 मैक्सिमम की गुंजाइश मौजूद है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी एकोमोडेटेड, यहाँ पे डी भी लगाएं साथ, ये पैसिव वॉइस है ना, तो यहाँ पे एकोमोडेटेड इन सब शेल्स एस पी डी एंड एफ। ऊपर जो हमने पढ़ा था वो क्या था, मैक्सिमम कैपेसिटी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो शेल्स में आ सकते हैं वो क्या थे, 2 हैं, 8 है, 18 है, 3 का, और बाकी 7 शेल्स का आप ख़ुद भी कैलकुलेट कर लें उसी फार्मूले से 2n² से। और जो सब शेल हैं उनकी कैपेसिटी भी उन्होंने अभी इस पैराग्राफ में बता रहे हैं कि एस सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में 6 आ सकते हैं, डी में 10 आ सकते हैं, और एफ़ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है बित तरतीब, यानी जिस तरतीब से हमने सब शेल का जिक्र किया एस पी डी और एफ़, उसी तरतीब से इलेक्ट्रॉन है। पहला एस के अंदर 2, पी में 6, डी में 10 और एफ़ में 14। इन द फर्स्ट शेल देर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स विच शेल गो टू एस सब शेल, इन द सेकेंड 8 इलेक्ट्रॉन्स विल बी फर्दर सब डिवाइडेड। S subshell will have 2 electrons and 6 electrons will be accommodated in P subshell। अब ये देखिए इसका भी ताल्लुक़ आपस में जुड़ता है शेल और सब शेल का। पहले शेल में हमने पढ़ा था एक, पहले शेल में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही सब शेल है जिसे S सब शेल कहते हैं, और S सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। ठीक हो गया। और जो पहला शेल था 2n² के फार्मूले के मुताबिक उसमें भी 2 की गुंजाइश थी, तो ये बराबर हो गया। अब दूसरे शेल की मिसाल लें, दूसरे शेल में 2n² के फार्मूले से इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 8। अब सब शेल के अंदर जब आप देखते हैं तो सब शेल में हमने ये पढ़ा था कि दूसरा शेल होगा तो उसमें 2 किस्म के सब शेल होंगे, S और P। अब S में 2 होते हैं, P में 6 और 2 8, तो इसका मतलब है शेल और सब शेल बराबर हैं, तो इसके अंदर कोई वो तज़ाद नहीं है, तो इसको आपको समझना चाहिए। तीसरे शेल में आपने 2n² फार्मूले से समझा 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे। अब देखिए तीसरा जो सब शेल है, तीसरा शेल, उसके अंदर सब शेल कितने हैं, S, P और D, तो इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। D में 10 होते हैं और P और S के 8, 8 और 10 18। इसी तरह से चौथे शेल का भी आप ख़ुद कैलकुलेट कर लें, तो जितने सब शेल के जमा करने से आएगा वो गालबन 32 आएगा आंसर, तो चौथे का भी 32 आता है। 2n² फार्मूले में आप 4 की वैल्यू पुट करके देखें, 4 का स्क्वायर लें, 4 4 द 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 32 हो गया। ठीक हो गया जी, यहाँ तक हो गई बात ये शेल और सब शेल की। अब रह गई हैं जनाब तस्वीरें। 1-2 तस्वीरें मैंने जमा की हुई थी नेट से डाउनलोड करके, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर हम आज का टॉपिक ख़त्म कर लेते हैं, लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो जाए। जी 1 मिनट ज़रा मुझे ढूंढने में, कहाँ रखी हुई है। जी, तो ये सबसे पहले सबसे सिंपल जो पिक्चर है वो देखते हैं। ये देखिए, इसमें आप देखें कि ये एस सब शेल है, एस ऑर्बिटल या सब शेल, ये बिल्कुल गेंद की तरह है, स्फीयर। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल है। जो शेल का कॉन्सेप्ट है वो तो आप समझें वो एक लाइन है, वो 1 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल है। ये 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द किसी भी जगह पाया जा सकता है। ठीक है, दाएं बाएं, ये एक्सिस भी आप देखें, एक्स वाई जेड। एक्स आप समझते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, यानी जिसे उर्दू में हम कहते हैं जो बिल्कुल ग्राउंड के हिसाब से होता है, लेटा हुआ। ठीक है, और जो वाई एक्सिस है वो चीज़ खड़ी हुई है, जैसे दरख्त है या खंबा है, उसे वाई एक्सिस कहते हैं। अमूदी, उसे उर्दू में अमूदी कहते हैं। और जो इसको मेरा ख्याल है, इसके लिए मेरे जहन से लफ्ज़ निकल गया, जो बिल्कुल लेटी हुई चीज़ होती है, उसे हम अभी इस वक्त जहन में मेरे लफ्ज़ नहीं आ रहा। और जेड एक्सिस जो है वो क्या है, वो मिसाल के तौर पे हम इस तस्वीर को देख रहे हैं, तो इस तस्वीर में से कोई चीज़ निकल के हमारी तरफ आ रही हो या हमारे से तरफ से होकर तस्वीर के अंदर जा रही है, इस स्क्रीन के पार जा रही है, तो वो जेड एक्सिस होगा। तो इस तरह से 3 डायमेंशंस हैं जिस दुनिया में हम रहते हैं तबई तौर पर। वैसे और भी डायमेंशंस हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे इन 3 का जिक्र किया जाता है। तो एस सब शेल जो है वो एक गोल, एक गेंद की तरह से, एक कुर्रा जिसे कहते हैं।
पी सब शेल देखिए आप, ऐसे लगता है जैसे दो गुब्बारे हैं जिनको बांध दिया गया है। और ये पी सब शेल आप देखिए, मैं जो बात बता रहा था ना आपको, अगर तादाद के हिसाब से देखें तो कितने पी के अंदर सब शेल आ रहे हैं, 3 किस्म के। एक है पी एक्स, एक है पी वाई, एक है पी जेड। और ये तीनों मिलकर, हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, तो तीनों मिलकर, तो जब इनको इकट्ठा आप शक्ल में देखेंगे तो ये क्या बनेगा, ये पूरा पी सब शेल बनता है। तो इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। आगे डी सब शेल की एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, जो कि नहीं सॉरी, यहाँ पर उन्होंने ये पी सब शेल का इकट्ठा दिया। तीनों पी सब शेल इकट्ठे जब मौजूद होते हैं एटम के अंदर तो वो इस शक्ल में होगा। ऐसे लगता है जैसे कोई आपने 6 गुब्बारों को एक ही जगह से बांध के तो उसको देख रहे हैं, लेकिन ये बड़ी तरतीब से हैं। आप देखें, एक्स एक्सिस की तरफ भी है, वाई वाले भी हैं और जेड वाले भी हैं। ठीक हो गया, ये हो गए पी और एस और पी सब शेल। उसके अलावा मज़ीद स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। ये भी एक सादा सी स्ट्रक्चर थी, ये एस सब शेल। पी सब शेल के अंदर आप देखिए कि इसके 2 लोब्स हैं, 2 यानी ऐसे लग रहा है 2 गुब्बारे आपस में जुड़े हुए हैं। डी सब शेल में असल में ये पी जो है ये एक सब शेल को शो कर रहा है। तो इसके 3 किस्में हैं, एक्स, वाई और जेड। तो ये हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। डी के अंदर ये एक ही है, लेकिन हमें नज़र आ रहा है ऐसे कि जैसे 4 इसकी लोब्स हैं। ये असल में 2 इलेक्ट्रॉन जो इस एक सब शेल में घूमेंगे वो इस चारों लोब्स के अंदर घूमेंगे। ठीक है, और ये डी जो हैं ये आगे 5 किस्मों में मुनक़सिम है। इसकी 5 किस्में, जैसे पी की 3 किस्में थी, डी की 5 हैं, हर एक में 2-2 हैं। 5 टू द 5 ज़रब 2 10। तो डी में सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। यहाँ पे एक गलती इसने की है, एस, पी, डी और एफ याद रखें, ये छोटी अंडरस्कोर यानी छोटी ABC में लिखे जाते हैं, ये कैपिटल में नहीं लिखे जाते। आपने गलती नहीं करनी, ये गलती हो जाती है, कोई बात नहीं टाइपिंग में। एफ सब शेल में आप देखिए कि यहाँ पर आपको कितनी किस्म नज़र आ रही हैं, तकरीबन 6 हैं, 6 लोब्स हैं। वहाँ पे डी में 4 थी, पी में 2 थी, एफ़ में 6 लोब्स हैं। और ये इस 6 लोब्स के अंदर, इस एरिए के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। और इस तरह के 7 ऑर्बिटल और भी हैं, उनकी शेप्स और उनकी स्ट्रक्चर और तरह की हैं। वो एक अगली डायग्राम में शायद आपको ज़्यादा वाज़ेह नज़र आए, तफसीलात उसमें भी नहीं है। गूगल पे आपको इसकी तफसीलात और भी मिल जाएंगी अगर आपको दिलचस्पी है देखने की कि ये कैसे होते हैं। तो ये साइंसदानों ने मुख्तलिफ तजर्बात से इनकी स्ट्रक्चर को प्रूव किया है। ठीक है जी, ये हो गया एफ सब शेल। उसके बाद है ये थोड़ी सी तफसील है। तो आप ये देखिए कि इसमें सबसे ऊपर है एस सब शेल, वो एक ही है। पी सब शेल वही उसी तरह से। और ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ये बिल्कुल आपको ऐसे लगता है जैसे गुब्बारे बांधे हुए हैं। तो ये जो है इसको उन्होंने एक्चुअल 3D इमेज देने की कोशिश की है। उसके बाद नीचे आप देखिए डी सब शेल 5 किस्म के हैं, हर एक की शेप्स अलग हैं, लेकिन हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन है। पी में भी 3 किस्म के हैं, हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन है। एफ़ में देखिए 7 किस्म के सब शेल हैं, हर एक में 2-2, तो 7 टू द 14। ठीक हो गया जी। तो ये चूँकि हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन जस्ट मैं आपकी इंटरेस्ट के लिए ये बातें बता रहा हूँ ताकि आपके जहन में हो कि ये चीज़ें, नॉलेज आप देखें कहाँ तक फैला हुआ है। तो आपने उसको दिलचस्पी से पढ़ना है। आगे बड़ी क्लासेस में ये सारी चीज़ें आपके आएंगी, आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है जी, तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके, खुदा हाफिज़। अच्छा जी, आज हमने स्टार्ट करना है